जी जो बैन आतंकवादी संगठन है हिंदुस्तान का पीएफआई, जो सिमी पे जब प्रतिबंध लगा तो सिमी का नाम बदलकर उन्होंने पीएफआई के रूप में कन्वर्ट कर दिया। पीएफआई के हाथ पांव सब काट डाले हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पिछले 2-3 सालों के अंदर। जिस तरह से इस पे ब्रूटल अटैक किया, जो रिजर्वेशन वाला है, ये दर्शक इसको समझे कि कोई सामान्य ठेका पट्टा की बात ये नहीं है। किस तरह से पीएफआई और एसडीपीआई को फाइनेंस किया जाए, उसका एक लीगल तरीका कांग्रेस ने ढूंढा है कर्नाटक में। पंजाब की स्थिति जो हो, कर्नाटक की स्थिति उससे कमतर नहीं है। बस फायदा यही है कि कर्नाटक को इंटरनेशनल दूसरे किसी स्टेट राज्य का बॉर्डर नहीं है। लेकिन कर्नाटक में जो कांग्रेस खेल खेल रही है एकदम खतरनाक। ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक में जो दो अपने कांग्रेस के जो सीएम और डिप्टी सीएम के बीच जो टकराहट है उसे लेकर के, और ऐसा उससे भी ज्यादा मुझे लग रहा है कि चूंकि राहुल गांधी लगातार फेल हो रहे हैं, 96-97 बार हार, उसके बाद गुजरात में जाकर के जो फुदक रहा था वो कि भाई हम स्लीपर सेल, बीजेपी के स्लीपर सेल, कौन सा स्लीपर सेल सेट कर रहे थे कि पता चला वियतनाम भाग गया। पता होगा आपको, आज रविशंकर प्रसाद ने बताया कि वियतनाम भाग गया। वियतनाम का चीन के साथ क्या खेल है कि पूरे कड़ी को जोड़ने की जरूरत है सर, कि कर्नाटक में जो खलीफा राज इस्लामिक स्टेट बनाने की जो कर्नाटक की साजिश है, ये उस कंडीशन में जब कांग्रेस को पता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण वो बर्बाद हो चुकी हुई है। कांग्रेस का एक खेल केजरी से कम खतरनाक नहीं है। नहीं मनीष जी, जो बैन आतंकवादी संगठन है हिंदुस्तान का पीएफआई, जो सिमी पे जब प्रतिबंध लगा तो सिमी का नाम बदलकर उन्होंने पीएफआई के रूप में कन्वर्ट कर दिया और उसका हेडक्वार्टर उन्होंने रखा दक्षिण भारत में, ताकि कोई शंका न करे कि सिमी जो है कन्वर्ट हो गई। लेकिन सिमी का पूरा जो उनका आतंकी कैडर था वो पीएफआई में चला गया था। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी एक स्टूडेंट विंग बनाई, स्टूडेंट विंग क्या, उसको पॉलिटिकल विंग बनाई, एसडीपीआई। और ये तो पूरे देश के सामने है कि एसडीपीआई के साथ मिलकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था कर्नाटक का, यानी पीएफआई के, एसडीपीआई माने पीएफआई। और वो एसडीपीआई ने बाद में अपने 100 प्रत्याशी विड्रा कर लिए थे क्योंकि कांग्रेस को कोई नुकसान ना हो मुसलमान वोटों का। तो कांग्रेस तो वहां पर आतंकवादियों के साथ समझौता करके ही वहां सत्ता में आई है और अब उस कर्जे को उतार रही है। लेकिन मनीष जी, जो कांग्रेस ने फैसला कल किया है, उस फैसले ने ये जो अपने उत्तर भारत के नेता हैं, जो तथाकथित इंडी गैंग के बड़े ठेकेदार बनते हैं, इन सबके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। कल उसने सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% का रिजर्वेशन लागू कर दिया है अपने नहीं तो ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पुश हो जाना है, सुप्रीम कोर्ट के पीछे भी ये फेल हुआ, तो फिर ये जानते हुए कि ये चलेगा नहीं, गैर संवैधानिक मामला, फिर भी ये खेल क्या है? नहीं मनीष जी, सबसे खास बात यह है कि 4% जो उसने की वो उन्हें नहीं मनीष जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट वाला मामला नहीं आएगा। ये तो जो ठेके दिए जाते हैं उन ठेकों में 4% मुसलमानों को देने, ये राज्य स्तर पर ही रहेगा ये मामला और ये लागू होगा, सफलतापूर्वक लागू होगा। मगर उसमें जो सबसे खास बात यह है कि उसमें जो दलितों और आदिवासियों के लिए जो वहां पे ऑलरेडी पहले से था, उस रिजर्वेशन को काटकर उसमें से काटकर इनको दिया गया है। तो यहाँ जो दलितों पिछड़ों के बड़े हितैषी हैं, ये बिल्कुल चुप्पी साधे जैसे इनको कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये मुसलमानों को ही देने का ऐसा कौन सा बड़ी जरूरत आन पड़ी, वो मनीष जी सीधे सीधे समझिए कि ये बड़ा उलझा हुआ खेल है। जरा मैं दूसरे तरीके समझा रहा हूँ आप लोगों को कि पीएफआई के हाथ पांव सब काट डाले हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पिछले 2-3 सालों के अंदर। जिस तरह से इस पे ब्रूटल अटैक किया और सारे इसके बैंक अकाउंट सीज किए, इसकी जो नंबर 2 की रकम थी वो सब पकड़ी, बाहर से पैसा आना जाना बंद हो गया। तो अब पीएफआई का जो मर चुका कैडर है, जो एसडीपीआई के रूप में अब जिंदा है, उस एसडीपीआई को पैसा कैसे पहुंचे आधिकारिक तौर पर, उसकी एक नई तरीका निकाला है कांग्रेस ने कि अब इनको सरकारी ठेकों में 4% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। उस रिजर्वेशन के जो ठेके हैं उनकी कमाई कहाँ जाएगी, वो एसडीपीआई के ठेकों जेब में जाएगी मनीष जी। तो एक तरह से पीएफआई को जो रोका था प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके खिलाफ कांग्रेस का ये जिहाद है कि अब हम पैसा इनके पास इस तरह से पहुंचाएंगे, डायरेक्ट पहुंचा नहीं सकते थे, इतनी पाबंदी कर दी है प्रधानमंत्री मोदी ने कि वो असंभव हो गया उनके लिए।
तो पैसा तो चाहिए, ये आतंकी संगठन चलाने के लिए, लफंगे पालने के लिए, गुंडे पालने के लिए पैसा तो चाहिए। तो अब वो पैसा कर्नाटक सरकार के ठेकों से पीएफआई के पास पहुंचेगा। ये मुसलमान का कोई भला नहीं होना है इसमें, ये दर्शक इसको अच्छे से समझ लें। ये पीएफआई को कैसे फंडिंग की जाएगी, और 4% में मनीष जी आप जरा सोचिए कि परसेंटेज का बड़ा दूसरा खेल होता है कि वो जो 4% में वो 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ के जो ठेके हैं वो मुसलमानों के पास जाएंगे। ये है पूरा खेल। तो जितना मतलब पीएफआई को आतंकी जो संगठन को दोबारा से जिंदा करने का खेल है, ताकि वो कर्नाटक में उत्पात मचा सके, देश में भयावह स्थिति ला सके। कर्नाटक में नहीं मनीष जी, पीएफआई का तो घोषित एजेंडा था कि हम 1947 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बना देंगे। 2047 तक। हाँ, तो वो तो पूरे देश के लिए उसका एजेंडा था। कर्नाटक में कुछ ज्यादा पावरफुल है, तो उस पीएफआई को तो खत्म कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन एसडीपीआई अभी जिंदा है। और ये जो रिजर्वेशन वाला है, ये दर्शक इसको समझे कि कोई समान ठेका पट्टा की बात ये नहीं है। किस तरह से पीएफआई और एसडीपीआई को फाइनेंस किया जाए, उसका एक लीगल तरीका कांग्रेस ने ढूंढा है कर्नाटक में। और अभी आने वाले समय में आप इसी तरह का फार्मूला तेलंगाना में भी देखेंगे और हिमाचल में भी देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस को पैसा पीएफआई को पहुंचाना ही पहुंचाना है। और जरा गौर करिए कि जब ये फैसला आया उस समय राहुल गांधी भाग गया वियतनाम,